हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके जीएस विथ रंजीत सर यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आपको पिछले वीडियो में हम बताए थे, कौटिल्या जीएस टीचिंग सेंटर प्रदीप सर के द्वारा जो बिहार दरोगा का न्यू बैच लाया गया है, उसमें इंडियन पॉलिटी को हम लोग देखेंगे। और इसके पहले हम एक क्लास ले चुके हैं राजनीतिक दल के बारे में। उसका पीडीएफ आपको, जितने भी क्लास चलता है इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिल सकता है? तो टेलीग्राम पर जाइए और रंजीत सर पटना टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। वहाँ पे इसका पूरा ओरिजिनल प्रिंटेड जो क्लास का वीडियो जो पीडीएफ मिलता है वो आपको ही मिल जाएगा। आज हम लोग देखेंगे इंडियन पॉलिटी, बिहार दरोगा का सिलेबस देखेंगे कि भारतीय राज्य व्यवस्था पॉलिटिकल साइंस से कौन कौन से टॉपिक से बिहार दरोगा में सवाल आते हैं। तो पहला देखिए, इसमें हम लोग देखने का प्रयास करेंगे यहाँ पे सिलेबस। तो सिलेबस क्या है हम लोग का? तो सिलेबस रहेगा, तो सिलेबस हम किसका देखने जा रहे हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था मतलब इंडियन पॉलिटी का। पहला जो हम लोग का चैप्टर टोटल कितना इसमें पढ़ना है, तो टोटल चैप्टर हम लोग को पढ़ना है इसमें कितना, 22 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। और 22 चैप्टर छोटा छोटा चैप्टर है, ठीक है। इसमें पहला चैप्टर है, जो हमारा पहला चैप्टर है वह है भारतीय संवैधानिक इतिहास, मतलब भारत के इतिहास के बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद है हम लोग का दूसरा चैप्टर है, दूसरा संविधान निर्माण की प्रक्रिया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखे होंगे कि बिहार पुलिस में और बिहार दरोगा में लगातार इससे प्रश्न आया था। तीसरा चैप्टर है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, कौन कौन सा स्रोत है, कहाँ से कौन सा लिया गया है उसके बारे में। उसका हो जाएगा चौथा जो चैप्टर है संविधान की प्रमुख विशेषता है, ठीक है। और पांचवा चैप्टर है संविधान की प्रमुख अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे। छठा चैप्टर है संविधान के प्रमुख भाग एवं इसके इतिहास और अनुसूची के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। इसके बाद है जो सातवां चैप्टर है वह है संविधान की प्रमुख उद्देशिका मतलब प्रस्तावना के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कौन सा चीज़ के बारे में, आगे जो चैप्टर है हम लोग का चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे हम लोग संविधान का भाग 1 पढ़ेंगे। उसके बाद हो जाएगा नागरिकता पढ़ेंगे, मूल अधिकार पढ़ेंगे, संविधान के भाग 4 पढ़ेंगे, निधि निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य पढ़ेंगे, संविधान का भाग 5 पढ़ेंगे, राज्य सरकार पढ़ेंगे, केंद्र एवं राज्य सरकार के विषय मतलब भाग 11, भाग 12 और 13 के बारे में पढ़ेंगे। उसका संविधान संशोधन के बारे में पढ़ेंगे। उसका हो जाएगा स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़ेंगे, राजनीतिक दल पढ़ेंगे जो पिछले क्लास 1 में हम पढ़ा चुके हैं, 18 नंबर चैप्टर आपको। उसके बाद है और 19 नंबर में विभिन्न आयोग एवं परिषद, बहुत ही महत्वपूर्ण यह चैप्टर है। लोकपाल एवं लोकायुक्त के बारे में पढ़ेंगे और वरीयता क्रम देखेंगे, यह 21 चैप्टर देखेंगे। और 22वां चैप्टर है वह 21 चैप्टर का जो जो महत्वपूर्ण है उस 22 चैप्टर में दिया गया है, ठीक है। तो यह जो आपका वीडियो चलेगा जीके जीएस विथ रंजीत सर यूट्यूब क्लास पर सब क्लास चलेगा। और याद रहे यह पूरा न्यू बैच 1817 वैकेंसी आ रही है बिहार दरोगा का, उसके लिए यह जो बैच है वो लाया गया है, ठीक है। और इस बैच को आप देखना नहीं भूलिए। और इसका सारा पीडीएफ आपको मिलेगा कहाँ पे? रंजीत सर पटना टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में आपको दे देंगे, ठीक है। वहाँ से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। कल हम लोग का जो चैप्टर होगा अगले वीडियो में, वह कौन सा चैप्टर होगा देख लीजिए। पहला चैप्टर है आपका, वह पहला हम लोग चैप्टर देखेंगे कौन सा, तो पहला चैप्टर देखेंगे भारतीय संविधान का इतिहास, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए पूरा मतलब सजाकर प्रिंटेड क्वेश्चन सब प्रिंटेड है, देख रहे हैं ना, याद करने में भी अच्छा लगेगा। जैसे पहला 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, ठीक है ना, एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा जो महारानी थी उनके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया और इन्हें दक्षिण पूर्वी एशियाई देश में व्यापार वाणिज्य करने के लिए 15 वर्ष का अधिकार पत्र दिया गया। और इस अधिकार पत्र में कहा गया यदि स्थिति आपकी मजबूत हो जाएगी तो 20 वर्ष के लिए इसका क्या कर दिया जाएगा, रेन्यूअल कर दिया जाएगा, मतलब नवीनीकरण कर दिया जाएगा। 1608 ईस्वी में ही कौन सा तत्कालीन मुगल बादशाह जहांगीर थे और इनके राज दरबार में कैप्टन हॉकिंस नामक राजदूत आया था। यह राजदूत किसका था? तो यह राजदूत था ना, यह राजदूत था जेम्स प्रथम का राजदूत था, ठीक है। किंतु इन्हें किसी प्रकार का व्यापारिक अधिकार नहीं मिल पाया, मतलब जो कैप्टन हॉकिंस नामक जहांगीर के राज दरबार में आया था वह व्यापार करने के उद्देश्य से आया था, लेकिन जहांगीर के द्वारा इन्हें किसी प्रकार का व्यापार नहीं किया गया। फिर 1615 ईस्वी में सर
जेम्स प्रथम का ही राजदूत सर टॉमस रो आया और जहांगीर के राज दरबार में कुछ व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने में सफलता हासिल किया। चूँकि 1613 में उसका जो जगह सूरत में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी कोठी को मान्यता दे दिया गया और बंगाल के नवाब के द्वारा भी बंगाल के क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी को मान्यता दे दिया गया। इसके बाद देखेंगे कि 23 जून बहुत ही महत्वपूर्ण है। 23 जून 1757 कितना 23 जून 1757 को पलासी का युद्ध हुआ था और पलासी के युद्ध में बंगाल के नवाब थे। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की पराजय हो गई और ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब के पद पर अपने पसंद के व्यक्ति मीर जाफर को बैठाया। तो 23 जून 1757 को पलासी का युद्ध हुआ और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की पराजय हो जाती है और ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पसंद के व्यक्ति मीर जाफर को बंगाल के नवाब के पद पर बैठाता है। फिर इसके बाद हुआ 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ और बेदरा का युद्ध किन के बीच हुआ था, तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था, जिसमें डच ईस्ट इंडिया कंपनी की पराजय हो गई। 1760 में बोडीवास का युद्ध हुआ, यह भी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ, जिसमें फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की पराजय हो गई। जब यह युद्ध हो गया तो इस युद्ध के पश्चात भारत में स्थापित सभी यूरोपीय कंपनी में सबसे मजबूत कंपनी के रूप में उभर कर आया कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी सामने आया। फिर 1700, इसको हम याद रख सकते हैं, ये 17 है ना, तो इसका करेक्ट डेट याद रखिएगा 22 अक्टूबर, ठीक है 22 अक्टूबर 1764, 22 अक्टूबर 1764 को हेक्टो मुनरो के नेतृत्व में तत्कालीन मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के नेतृत्व वाली त्रिकुट सेना में पूछता है कौन कौन था, तो त्रिकुट सेना में शाह आलम द्वितीय के अतिरिक्त बंगाल का पदस्थ नवाब मीर कासिम था और अवध का नवाब शुजाउद्दौला था। ठीक है, यह बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में हुआ था। 12 अगस्त, तो इसमें जो त्रिकुट सेना था ना, इसकी पराजय हो गई थी और 12 अगस्त 1765 ईस्वी को लॉर्ड क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच कौन सा संधि हुआ था, तो इलाहाबाद की संधि हुआ था। देखिए, शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की संधि हुई और इस संधि के द्वारा, ठीक है ना, बंगाल, बिहार, उड़ीसा से राजस्व वसूलने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। ईस्ट इंडिया के पहले गवर्नर के रूप में लॉर्ड क्लाइव की नियुक्ति की गई। ठीक है, मतलब 12 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की संधि हुई और इलाहाबाद के संधि में कौन कौन भाग लिया था, तो शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के बीच हुआ था और इलाहाबाद के संधि के द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को राजस्व वसूलने का अधिकार दे दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर के रूप में अगर देखा जाए तो लॉर्ड क्लाइव की नियुक्ति की गई। ठीक है, और इसके बाद 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर, जिसे बंगाल का गवर्नर कहा गया, 1772 में ईस्ट इंडिया का कंपनी था गवर्नर था ना, उसे बंगाल का गवर्नर भी कहा गया के रूप में वारेन हेस्टिंग की नियुक्ति की गई और वारेन हेस्टिंग की नियुक्ति करने के बाद 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इन्हीं के शासनकाल में पारित किया गया, जिसके द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस तरह वारेन हेस्टिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बने। अंतिम गवर्नर, बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग और गवर्नर जनरल पहला पूछेगा बंगाल के, तो वारेन हेस्टिंग ही होगा। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी एवं बंगाल के नवाब के दोहरी शासन प्रणाली को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, जो दोहरा शासन लगाया गया था। यह नोट है, दोहरी शासन था ना, तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ के गोपनीय समिति की सिफारिश पर रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, कौन सा, 1773 के, जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के संसदीय नियंत्रण को स्थापित करना था। ईस्ट इंडिया कंपनी था, उसके संसदीय नियंत्रण को भारत में स्थापित करना था। बंगाल के क्षेत्र में दोहरी शासन व्यवस्था की नींव लॉर्ड क्लाइव के द्वारा इलाहाबाद के संधि के द्वारा रखा गया था। अब 1773 के कुछ रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान थे। पहला, इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और इस तरह वारेन हेस्टिंग, ऊपर आप देखे थे, वारेन हेस्टिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बने। इस अधिनियम के द्वारा लॉर्ड क्लाइव के द्वारा प्रारंभ किए गए दोहरी शासन प्रणाली को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा 1774, मतलब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। ठीक है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 3 नए न्यायाधीश की नियुक्ति किया गया। सर इलिजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश थे और इनके अतिरिक्त 3 अन्य मतलब जज थे, चेम्बर थे, लिमेस्टर थे और हाइडे थे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ देखेंगे 1773 के यह विशेषता है। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल एवं उसके 4 सदस्यीय मंत्रिपरिषद को बंगाल का शासन चलाने की अनुमति दे दिया गया। ये 4 गवर्नर जनरल परिषद के 4 सदस्य कौन कौन थे, तो इसमें थे आपका फिलिप फ्रांसिस थे, कले वारिंग थे, मानसन थे और बारवेल थे। 4 सदस्य थे। ठीक है, साथ ही इस अधिनियम के द्वारा एक 24 सदस्यीय निर्देश मंडल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का भी गठन किया गया।
ठीक है, जिसमें एक सदस्य का कार्यकाल 4 वर्ष निर्धारित किया गया। तक कब पूछेगा कि कंपनी का शासन कब से कब चला था, तो 1773 से 1857 ईस्वी तक। ठीक है, अब आगे है पिट्स इंडिया कंपनी, जो क्लास नंबर हम लोग 3 में देखेंगे। क्लास नंबर 2 मानिएगा, सिलेबस और क्लास नंबर 2 है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आपको हर तरह का पीडीएफ, जैसे बिहार दरोगा का फुल सिलेबस का पीडीएफ हम आपको देंगे, कौटिल्य जीएस का। और इसके साथ ही आपका टेस्ट 3 चलेगा, उसका भी वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 करके जो आएगा बुक, उसका भी हम पीडीएफ आपको देंगे। सारे चीज़ का पीडीएफ इसी चैनल पर आपको मिलेगा। थैंक यू। आप जितना शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, उतना ही हमारा मनोबल बढ़ेगा और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाने का हम प्रयास करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।